नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन डियर फ्रेंड्स यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावाने। लाइक एवरी डे वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर आर्मामेंट के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और मुझे लगता है डायरेक्टली इस पर मेंस एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिटिकली एनालाइज द implications of the potential decline of NATO on global security and Europe's strategic autonomy, particularly in the context of nuclear deterrence। प्रश्न समझ में आ गया ना? एक बार हिंदी में समझा दूं क्विकली। अभी क्या हो रहा है, के डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्होंने कहा भाई नेटो जो हैं तो उसमें अगर आपको रहना है या फिर जो भी नेटो के मेंबर्स हैं तो अपने अपनी जेब में से थोड़े पैसे निकालो। नेटो का बेसिक ये है कि आपको है ना 2% अपनी जीडीपी का लगभग 2% जितना अमाउंट जो है वो हर साल नेटो में देना है, तब जाकर नेटो जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगा। सिक्योरिटी जो चाहिए, सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है ना नेटो, ये तब होगा जब ये सारे देश कंट्रीब्यूट करेंगे। अब एक लंबे समय से ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो यूएसए के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी और बहुत सारे देश जो हैं वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएसए प्रोवाइड करता था। लेकिन ट्रंप साहब जब पहली बार प्रेसिडेंट बने तो उस समय पर भी उन्होंने कहा कि भाई जेब में से पैसे निकालने पड़ेंगे वरना फिर हम भी कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे और नेटो की हमें ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का एटीट्यूड थोड़ा देखने को मिला था। अब तो क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि भाई जेब में से जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो भाई नेटो आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। वो डायरेक्टली रशिया के साथ बातचीत करने लगे हैं, एज यू नो राइट। और ये जो डिस्कशन हुई तो उसमें यूरोप के जो दूसरे की प्लेयर्स हैं वो उसमें शामिल नहीं थे। यूक्रेन वॉज नॉट ऑन बोर्ड। और फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब और ट्रंप साहब के बीच में जो ओवल ऑफिस में मीटिंग हुई थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे। तो वो जो पूरा हुआ, वो पूरा एक इश्यू हुआ था, वो सारी चीज़ें भी आप जानते हैं ना। तो अब ये एक और चीज़ यहाँ पर चलो ऐड कर दो। नेटो जो है उसका एक रूल है, एक नियम है नेटो का, और वो ये है कि अगर आप किसी भी नेटो मेंबर में, लेट्स से अभी नेटो के कुछ 32 मेंबर्स हैं, तो नेटो के किसी भी मेंबर पर कोई भी देश अटैक करता है तो एज पर नेटो रूल ये माना जाएगा कि आपने ये 32 देशों पर अटैक किया है और फिर ये सारे जो 32 देश हैं वो मिलकर आपके देश या फिर जो भी अटैकर हैं उसके साथ एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो इसको जीतना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है, राइट, बिकॉज इतने सारे देश हैं और लगभग सारे डेवलप्ड देश ही हैं, बहुत ही पैसे हैं इनके पास। ओके, European leaders confront possibility that NATO as they know it is no more। जो पहले एक नेटो हुआ करता था जिसकी छत्र छांव में ये सारे देश जो हैं वो अपने आप को सेफ फील करते थे, अब ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं रही है, ऐसा यूरोपियन लीडर्स को फील हो रहा है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रंप, जो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ दिया। ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इनकी ये फीलिंग, अब इनको ये फीलिंग आने लगी है। अब ये डिबेट चल रही है कि क्या यूरोप को खुद का एक न्यूक्लियर डिटरेंट क्रिएट करना है, यानी कि यूरोप जो है वो, यूरोप के कुछ देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जैसे कि फ्रांस हैं, देन यू हैव यूके। तो ये कुछ देश जो हैं वो फॉर टाइम बीइंग न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इसकी छत्रछाया या फिर इसकी एक सिक्योरिटी जो है वो बाकी यूरोपियन देशों को प्रोवाइड करें और फिर बाद में कोई ऐसा प्लान वर्कआउट किया जा सकता है। या फिर बहुत ही ब्रीफली अगर हम समझे, टू द पॉइंट बात करें तो जैसे नेटो जो है तो उसमें यूएसए का डोमिनेंस है, तो एक ऐसा यूरोप का ही खुद का एक नेटो बनाया जाए, यूरोप का खुद का एक डिफेंस अलायंस बनाया जाए, तो फिर नेटो की ज़रूरत इनको नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की डिबेट जो है वो भी अभी चल रही है। नाउ डियर फ्रेंड्स, नेटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो डार्क ब्लू में हैं तो ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको वाइट में दिखेंगे तो वो यूरोप के ऐसे देश हैं जो मेंबर कंट्रीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए जो आयरलैंड नाम का देश है तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेटो। ओके, नाउ यू कैन सी डेट ऑफ एसेशन जो यहाँ पर वाइट में है, तो सारी I'll टेक यू थ्रू द डेट्स एज वेल, डोंट वरी। और ये जो ब्लू में है डेट्स जहाँ पर दी गई है तो ये सारे ऐसे देश हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स है। फॉर एग्जांपल कनाडा फाउंडिंग है,
जब स्थापना हुई तब से USA, Canada, then you have UK, right? Then you have Portugal, फ्रांस, बेल्जियम, तो ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जब से नेटो की स्थापना हुई है तब से इसके पार्ट है। फिर कुछ ऐसे देश हैं जो बाद में ज्वाइंट हुआ है। फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट था तो स्वीडन 2024 में ज्वाइंट होता है, फिनलैंड 23 में होता है। और जब आप नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपांशन देखते हैं, इसको ईस्टवर्ड एक्सपांशन कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले 49 तक ये सारे देश थे, ओके, कोल्ड वॉर और ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो ये सारे देश थे। फिर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो 55 में कुछ देश ऐड हुए, उसके बाद कुछ ऐड हुए, 1999 में बहुत सारे देश जो हैं वो ऐड हुए, फिर 2004 में बहुत सारे देश जो हैं वो ऐड हुए। और ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो रशिया जो है एक लंबे समय से भड़का हुआ है, और पुतिन साहब ने कई बार ये चीज़ बताई है नेटो को कि देखिए आप ये ईस्टवर्ड एक्सपांशन जो है वो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन नेटो जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर जब बात आई कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो हैं तो इनको भी ऐड किया जाएगा, इसका पार्ट बनाया जाएगा एंड थिंग्स, फिर जो है जाकर रशिया ने अटैक किया। तो ये एक बैकग्राउंड जो है वो भी लोगों को पता होना चाहिए। अभी वेस्टर्न मीडिया में तो जो पुतिन हैं उनको एक डेविल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये भी रियलिटी है, राइट? ये रियलिटी है इसकी। और इनफैक्ट यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक ट्रीटी भी हुई थी, और इस ट्रीटी में यह भी तय किया गया था कि नेटो जो है उसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब यूएसएसआर बिखर जाता है तो बहुत सारे देश, आप देखिएगा यहाँ पर, राइट, देखिए ये ऑब्जर्व कीजिए 1999 में कितने देश ऐड हुए, ठीक है, फिर 2004 में आप देखिए कितने सारे एक साथ इतने सारे देश ऐड हो गए ट्रीटी होने के बावजूद भी। और ये युद्ध चल रहा है और फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं। तो ईस्टवर्ड एक्सपांशन जो है वो तो नेटो का रहा है। अब फिर से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सजेशन दिया, एक बहुत रिटोरिक बात है, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, बड़ी इन द सेंस एक बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, एक कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या फिर एक मसालेदार बात उन्होंने कही है कि यूएसए के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो पोलैंड में डिप्लॉय किए जाए ताकि फ्यूचर में रशिया इन पर अटैक ना करे या फिर यहाँ से आगे रशिया ना बढ़े। एक और चीज़ है दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन जो है ये एक डिटरेंट के तौर पर तो काम करता ही है, डिटर्जेंट के तौर पर नहीं, डिटरेंट के तौर पर, राइट? ये इसमें मिस्टेक, डिटरेंट मतलब ये है कि एक प्रकार का एक रोकने का काम करेगा, आप पर कोई भी ऐसे आकर अटैक नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया यूएसए का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन इस नॉर्थ कोरिया पर क्यों अटैक नहीं हो रहा है? क्यों यूएसए ने इस पर चढ़ाई नहीं की? इराक पर चढ़ाई कर दी, क्यों? क्योंकि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कोई भी न्यूक्लियर, एंड सेम थिंग गोज विद इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल। Why we are not taking a step to eliminate the terrorist? और ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में लंबे समय से चल रही, तो हम भी धड़ाधड़ अटैक कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक डिटरेंस के तौर पर डेफिनेटली काम करते हैं। तो अब ये यहाँ पर बात जो आई है, प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड ने जो बात बताई है, तो इससे जो पुतिन हैं वो और ज़्यादा भड़क सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखिए कि रशिया पर बहुत सारे देशों ने मिलकर या फिर नेटो देशों ने मिलकर कोई अटैक नहीं किया डायरेक्टली। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि कई बार पुतिन साहब ने ये बताया है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा यूक्रेन में, आपका यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड का, तो फिर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सी, दिस इज़ द थिंग। तो ये जो एक खास बात है न्यूक्लियर वेपन की, इस चीज़ को लेकर एक नया ट्रेंड अब नज़र आ रहा है। बहुत सारे देश कह रहे हैं कि भाई हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, या शायद हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो फिर बड़े प्लेयर्स जो हैं वो हमारे साथ मिसबिहेव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही एक एग्जाम्पल जो सामने आ रहा है, दैट इज़ यूक्रेन का एग्जाम्पल। जब 1990s में यूएसएसआर बिखर गया, कोलैप्स हुआ, तो उस समय पर आज जो रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो एक्चुअली यूक्रेन के पास थे। लेकिन फिर यूक्रेन को मनाया गया और कहा गया कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो आप रशिया को दे दो। तो यूक्रेन ने कहा भाई हमारी सिक्योरिटी का क्या? तो ये P5 देश जो है ना, परमानेंट 5 देश ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया,
ये देशों ने सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया था यूक्रेन को कि भाई आप पर कोई अटैक नहीं करेगा, हम बैठे हैं, डोंट वरी। किसने अटैक किया? रशिया ने ही अटैक कर दिया। तो आज बहुत सारे यूक्रेनियंस ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन अभी जो यू टर्न लिया है उसकी वजह से फिर से ये एक डिमांड जो है, एक एस्पिरेशन जो है इसका इंक्रीज हुआ है। 1960s में यूएसए के प्रेसिडेंट कैनेडी साहब जो हैं उनको ये भय था कि 60s तक पहुंचते पहुंचते, सॉरी कैनेडी साहब 60s में नहीं, लेकिन कैनेडी साहब जो हैं उनकी ये चिंता थी कि 60s तक पहुंचते पहुंचते दुनिया के कुछ 20 से ज़्यादा ऐसे देश होंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। ऐसा उनका एक भय था उस समय पर, एक प्रेडिक्शन था। लेकिन फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई 1962 में, और इट वाज लाइक जस्ट ऐसा ही लग रहा था कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो सकता है। लेकिन फाइनली ऐसा नहीं हुआ, अच्छी बात हुई। और फिर बहुत सारी ट्रीटीज़, बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारे आर्म्स कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ों, बहुत मेहनत के बाद आज दुनिया के कुछ 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। साउथ अफ्रीका और लिबिया भी एक समय पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलाते थे, लेकिन फिर उनको मनाया गया कि भाई आप ऐसा कुछ मत कीजिए। इराक के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार हो रही थी, फिर इजराइल ने 1981 में इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। जस्ट लाइक द स्टोरी ऑफ टॉम क्रूज की कौन सी फिल्म आई थी, मैवरिक, राइट, टॉप गन मैवरिक जो लेटेस्ट आई, तो उसमें एक मिशन दिखाया गया ना, ऐसा ही कुछ जो है वो यहाँ पर हुआ था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो है वो आप देख लीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये एक आपका होमवर्क है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कशन की थी, जब ईरान न्यूक्लियर डील मैंने एक्सप्लेन किया था, तो JCPOA याद आया ना, तो उस पर उस वक्त हमने ये भी डिस्कस किया था। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग हुई, राइट, थर्ड मीटिंग ऑफ स्टेट पार्टीज, और इस थर्ड मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है लैटिन अमेरिका और यानी कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे कुछ क्षेत्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम न्यूक्लियर फ्री रहेंगे, हमें न्यूक्लियर वेपन्स जो नहीं चाहिए। और ये जो NPT है, तो दुनिया के लगभग 50% से ज़्यादा देशों ने इस ट्रीटी पर साइन किया है, तो फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और अभी तक जो न्यूक्लियर वेपन इतने डिमांड में नहीं थे या फिर इतने सारे देश का एस्पिरेशन नहीं था, उसके पीछे ये था कि यूएसए जो है उसका एक एक्सटेंडेड डिटरेंस था। आज ताइवान के पास नहीं है, लेकिन यूएसए जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कवच प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी तक देशों को ऐसा नहीं फील हो रहा था, लेकिन अब उनके मन में यह आ रहा है कि हमारे पास भी ये होने चाहिए। यूरोपियन लीडर्स सी ट्रम्प्स यू टर्न ऑन यूक्रेन एज वार्निंग कि भाई हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में वी कैन नॉट रिलाई ऑन बिग पावर्स। और बहुत सारे अलग अलग प्रेडिक्शंस आए हैं, उसमें से एक ही प्रेडिक्शन यहाँ पर रखना चाहता हूँ। यूके का एक न्यूज़पेपर है, उसका प्रेडिक्शन ये है कि रशिया कुड अटैक बाल्टिक स्टेट्स। तो इस प्रकार के प्रेडिक्शंस आए हैं। और फ्रांस के मैक्रोन साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि फ्रांस के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यूरोप के लिए वो एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। यूके ने ये कहा है कि वी आर रेडी टू डिफेंड नेटो एलाइज विद इन ट्रांस एटलांटिक फ्रेमवर्क। वो यहाँ पर यूएसए को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कहता है कि भाई हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हम दूसरे नेटो एलाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जर्मनी के जो चांसलर इन वेटिंग है फ्रेडरिक मर्ज, तो उन्होंने भी न्यूक्लियर शेयरिंग जो है उसके बारे में बात की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि यूएसए का अम्ब्रेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी चल रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि पोलैंड ने जो बात बताई है, तो इससे रशिया और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है। अब जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जो हैं वो भी अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को रिकन्सिडर कर रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया, एक तरफ चाइना, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इन दोनों देशों के पास नहीं है। और फिर यूएसए अगर कभी हाथ खड़े कर दे तो फिर क्या होगा। ईरान की बात करें तो न्यूक्लियर डील जो है इसकी जो लास्ट टर्म्स हैं वो अक्टूबर में ख़त्म हो रही है, उसके बाद क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटीज़ अभी देखने को मिल रही हैं, और ख़ास करके यूएसए का जो यू टर्न है उसकी वजह से ही इस प्रकार की जो न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड या फिर एस्पिरेशन इंक्रीज हुआ। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर द होल वर्ल्ड एज वी ऑल नो। राइट डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली
लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज। ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हो सकता है कि आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हो, तो यू शुड नो ना कि भाई ये सीरीज जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आज के समय में, और आज ही हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है, इट इज़ अबाउट क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स, राइट। एजुकेशन में आपको बहुत काम आएगी आज की हमारी डिस्कशन टॉपिक नंबर 5 की। तो ये सीरीज जो है उसको तो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो, और ये एक बहुत ही रेयर स्किल है आज के समय में भी। ये इनफैक्ट डिटीरियोरेट होती जा रही है, वो आज की डिस्कशन में आपको पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी, और इसी के साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। इसी के साथ ये जो सीरीज़ है डियर फ्रेंड्स, ये खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई है। ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि एक धीरे धीरे एक छोटा येट प्रोफाउंड बदलाव जो देखने को मिला है, एंड दैट इज़ विथ द व्यूज़ ऑफ दिस सीरीज़। और इसके पीछे जो एक रीज़न है दैट इज़ कि आप लोगों ने लाइक बटन को प्रेस करना स्टार्ट किया है, इसी के साथ साथ आपने कमेंट करना स्टार्ट किया है, और आपने इस सीरीज़ को, इस वीडियो को शेयर करना स्टार्ट किया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि जब कोई भी व्यूअर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली देखता है, और फिर यूट्यूब जो है वही इस वीडियो को अलग अलग लोगों तक पहुंचाएगा, रिकमेंडेशंस में आएगा। जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो साइड में जो होता है ना रिकमेंडेशन के, नेक्स्ट ये देखना है एक्सेट्रा, तो उसमें ये सीरीज़ जो है वो आने लगेगी। और ये कौन कर सकता है? ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, इनडायरेक्टली मैं कर सकता हूँ इफ़ आई क्रिएट टॉप क्वालिटी कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस, और फिर ये कंटेंट जो है वो जेन्युइनली आपकी नॉलेज बिल्डअप करने में और आपकी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में अगर आपकी मदद करेंगे। और ये चीज़ एग्जामिनेशन तो चलो एक 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 दूर की बात है, लेकिन 1-2 हफ्तों के अंदर ही आपको पता चलने लगेगा कि भाई एक विषय को लेकर मेरी क्लैरिटी जो है वो कितनी डीप हुई है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई है। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो आपको खुद पता चल जाएंगे। अगर ये चीज़ होती रहती है कंटिन्यूसली तो फिर डेफिनेटली ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। लेकिन होता यह है आज के समय में कि लोगों को चीज़ें पसंद भी आती हैं लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। तो इस सीरीज़ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3 जो हैं वो रेगुलरली फॉलो कीजिएगा। इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट, राइट। तो आई होप यू विल डू इट आउट ऑफ लव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम जंप करते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, एंड दिस वन इज अबाउट बलूचिस्तान। Critically assess Islamabad's reliance on military solutions versus dialogue in addressing separatist movements in Balochistan। ये आज तीसरी बार ऐसा है कि हम बलूचिस्तान के टॉपिक को कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की 2 जो हमारी वीडियोस है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। रीज़न इज़ कि ये जो सिचुएशन है ना, ये भारत की जो सिक्योरिटी है उसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इसकी शुरुआत होती है हाईजैक ऑफ जफार एक्सप्रेस से। एंड बाय द वे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को या फिर इस टॉपिक को देख रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान को लेकर जो हमने एक थरो डिस्कशन की थी उसको आप देखिएगा। उसमें मैंने बलूचिस्तान की 4000 साल पहले की जो हिस्ट्री है वहाँ से लेकर जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें तब तक आपको ये टॉपिक जो है वो ऊपर से ही चला जाएगा। तो जफार एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया। अब दिस इज ए इंडिकेशन, ए क्लियर इंडिकेशन है कि जो सरकार है, सरकार ने लोगों को नाखुश किया है। सरकार हैज़ फेल्ड पीपल। पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनको कभी भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनको एक सब्जेक्ट के तौर पर ही हमेशा से देखा है, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। मिलिट्री ने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए कि इतने सर्वाइवर्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन द रियल थिंग इज़ जो उनकी सरकार की जो इनकॉम्पिटेंस है उसको फिर ये बड़ी बड़े मिशंस और बड़े ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, इसको छुड़वाया गया, ये सारी चीज़ों से ढकने की कोशिश हो रही है।
इसका क्लियर एग्जांपल है, देखिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने टेररिज्म को क्रश करने की बात बताई है, लेकिन जब उनको बलूचिस्तान को लेकर चीज़ें पूछे तो बलूचिस्तान के जो ग्रीवियंसेस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, इनका कोई भी सॉल्यूशन या फिर उस पर डिस्कशन करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि और ज़्यादा सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि मिलिटेंट्स जो हैं दे आर बीस्ट्स और उनको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन डायलॉग को लेकर कोई भी बातचीत नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर ने तो काबुल और फिर भारत को भी ब्लेम उस पर डाल दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो काबुल और इंडिया की वजह से हो रही हैं। बलूचिस्तान के सीएम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि टेररिस्ट जो हैं उनको ख़त्म कर देंगे, ये वो, लेकिन 7 मार्च को उनकी ही मिनिस्ट्री जो हैं, मीन्स उनके जो सीएम हैं, तो उनको इंटेलिजेंस ने बताया था कि भाई इमरजेंसी अलर्ट दी थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। सही, ये सिचुएशन है वहाँ की। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स ए सॉर्ट ऑफ मिराज कि यहाँ पर लोगों का फ़ायदा होगा एंड थिंग्स, लेकिन बलोच के लोग जो हैं उनको वेल्थ नहीं चाहिए, उनको उनका अधिकार चाहिए। अब देखिए, दिस इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि भारत ने वन बेल्ट वन रोड या फिर जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं, राइट। BRI है, 2 अलग नाम हैं। तो ये BRI को भारत ने ज्वाइन नहीं किया, उसके पीछे रीज़न ये है, पाकिस्तान और चाइना का ये जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये कहाँ से गुजरता है? आप देखिए, ये भारत से गुजरता है। तो भारत ने चाइना को कहा था कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, ये आप भारत के पोर्शन में से, अभी ये POK में से निकल रहा है, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो चाइना ने कहा कि अभी ये कंट्रोल, अभी POK का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, तो हम उनके साथ डील कर रहे हैं, जब आपके पास होगा तब हम आपके साथ डील कर लेंगे। इस प्रकार की एक बात बता दी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारी सॉवरेनिटी यहाँ पर खंडित हो रही है, तो भारत ने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया। अब ये बेसिकली ऐसा है कि ये कशगार जो हैं, तो इसको ग्वादर के साथ ज्वाइन करना और यहाँ से पूरा ये रोड एंड रेल एक्सेट्रा ये सारा एक उन्होंने डेवलप किया है। और ये देखिए आप बलूचिस्तान, अब तो जो अपने 2 टॉपिक्स जो 2 बार हमने इसको डिस्कस किया, तो पता है ना, दिस इज़ बलूचिस्तान वाला एरिया। कल एक प्रश्न भी पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर भी दिया है, दैट इज़ ओमान। अब BLA जो हैं, उनकी वॉर क्राई, इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंडिपेंडेंस। उनको प्रॉब्लम है कि जिस कॉलोनियल स्टाइल से सरकार ने वहाँ के लोगों को सब्जेक्ट के तौर पर रखा है इतने सालों से, दैट्स द प्रॉब्लम दैट दे आर, दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न दैट दे हैव। लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ जो हैं, उसने कहा कि 2024 इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट attacks, right, deadliest year as far as attacks are concerned, right, 119% attacks up हुआ है। और मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं उससे आप मिलिटेंट्स को मार सकते हैं, लेकिन उनके जो ग्रीविंग ब्रदर्स हैं फिर वो सुसाइड बॉम्बर्स बनेंगे। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन और UN ने भी कहा है कि डायलॉग से ही आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, डायलॉग इज़ द थिंग। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहाँ का डीप स्टेट जो है उनके कान बंद हैं। Let's hope कि इसमें कोई solution निकले. Moving on to the third topic, this one is about pulses. Analyze the factors contributing to the growing demand for pulses in India and suggest measures to bridge the demand-supply gap. इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि हमारे देश में पल्सेस जो हैं, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल प्रोटीन सोर्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। करोड़ों लोगों का जो प्रोटीन का सोर्स जो है दैट इज़ पल्सेस। जब पल्सेस की प्राइस, दालों की प्राइस जब बढ़ जाती है, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है, तब क्या होता है? तब ये होता है कि लोगों का प्रोटीन इंटेक जो है, खास करके जो मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब उनको ये नहीं मिलता है तो उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आती है, और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डिमांड से, तो किसान जो है वो प्रभावित होते हैं। तो एक बहुत ही फाइन बैलेंस सरकार को क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए अभी सरकार ने क्या किया है, जो उड़द और तूर हैं, तो इन पर जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं उसको नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अगर आप उड़द और तूर मंगवाएंगे तो फिर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी इस पर, ठीक है। और येलो पीस जो हैं उनको मई 2025 तक ड्यूटी फ्री रखा गया है। और लेंटिल्स जो हैं इस पर 10% इम्पोर्ट। तो जब कोई किसी चीज़ पर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी है तो क्या होता है, सरकार उसको यहाँ पर रोकने के लिए एक बैरियर क्रिएट कर, लेकिन ड्यूटी फ्री कर देते हैं, तब बाहर से
बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये चीज़ आएगी। जब ये चीज़ आएगी तो क्या होगा, इससे ये होगा जो किसान यहाँ पर ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं उनकी जो प्राइस उनको जो मिलनी चाहिए वो प्राइस नहीं मिलेगी, नंबर वन। दूसरी चीज़, ये डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो इंपोर्ट से आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो ग्रोवर्स हैं, जो मैंने बताई ना बात कि आप जो ग्रोवर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं अनटाइमली। कभी भी आप इंपोर्ट्स करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी उनको नहीं मिल रही है। फिर वो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि भाई चना उगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार कभी भी इंपोर्ट कर लेगी चीज़ों को, फिर हमें पैसा नहीं मिलेंगे तो भाड़ में जाए चना, लेट्स फोकस ऑन गेहूं और चावल। तो गेहूं चावल ही होता रहता है, बढ़ते गए। तो इस पर यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट सरकार को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब खारिफ का जो पल्सेस एकरेज है तो उसमें भी एक रिडक्शन देखने को मिला है, तो इससे फिर से डिमांड सप्लाई गैप हमें देखने को मिलेगा, राइट। और अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे और यहाँ पर एकरेज कम होता जाएगा तो फिर क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंसी का जो एक सपना है वो पूरा नहीं होगा। पल्सेस का आउटपुट आप देखिए, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। 24 में जो आंकड़ा था उससे थोड़ा ही ज़्यादा 25 में देखने को मिलेगा। इसमें राबी आउटपुट की अगर हम बात करें तो इट्स गोइंग टू बी 15.8 मिलियन टन, और इसमें सबसे बड़ा है चना, उसके बाद आते हैं लेंटिल्स। और खारिफ पल्सेस की बात करें तो इसका आंकड़ा 7.1 मिलियन टन जितना होगा। इसमें भी इंपोर्ट्स जो हैं उसको कुछ 6.5 मिलियन टन जितना इंपोर्ट करेंगे हम, ऐसा माना जा रहा है। अगर 2022 से देखें और उससे पहले का जो समय था, मीन्स कोविड से पहले का समय, तो उसमें भी आई थिंक इट वाज इन 2016 या फिर 17 में पल्सेस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इट वाज अ बिग इश्यू। तो उस समय पर सरकार ने पल्सेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और चीज़ें बैक टू नॉर्मल हुई। और 2022 में जो आउटपुट आया था टोटल पल्सेस का, दैट वाज 27.3 मिलियन, ये सबसे ज़्यादा था। लेकिन तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप हुआ है। नाउ द थिंग इज, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी चीज़ लोगों का डाइटरी शिफ्ट जो है वो बढ़ रहा है। सीरियल्स जो हैं वो पहले बहुत कंज्यूम किया जाता था, अब लोग प्रोटीन को भी ऐड कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार को डेटा ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। कितना एकरेज है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, किसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें जब क्लियरली पता होगी तब लोग डिसीजंस ले पाएंगे। और एड हॉक ऐसे नी जर्क अप्रोच है कि कभी भी इंपोर्ट लगा दिया, कभी भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को मेन क्रॉप के तौर पर पल्सेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ इसको प्रमोट करने के लिए सपोर्ट देना पड़ेगा, और इसके लिए चीप फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाने। तो एक बहुत ही फाइन बैलेंस, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया गया कि एक तरफ अगर प्रोडक्शन कम होगा तो कंज्यूमर्स को इम्पेक्ट आएगी, और अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ है और फिर आप इंपोर्ट्स करेंगे तो फार्मर्स अफेक्ट होंगे। तो बहुत ही बैलेंस रखना, यहाँ पर बैलेंस रखकर सरकार को चलना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपिटिशन। कभी सुना है ये शब्द? नहीं ना? I'll explain it to you, don't worry. And its significance in the collaboration between telecom operators and Satcom players in India. बहुत ही easy topic है, it's not that difficult for you to understand, right? अभी हमारे देश में आज भी डिजिटल डिवाइड है। रूरल अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरिया में उतनी कनेक्टिविटी नहीं होती है जितनी, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो आपको अर्बन एरिया में मिलती है उतना रूरल में नहीं मिलता है। अब हमारे देश में अलग अलग प्रकार की पहाड़ों की रेंज है, कुछ जगहों पर डेजर्ट हैं, क्या नहीं है हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, एक अपने सब कॉन्टिनेंट ही कहा जाता है हमारे क्षेत्र को, एक ऐसा ही है। सारे एक कॉन्टिनेंट के सारे फीचर्स एक देश में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, फाइबर और टावर्स को लगाना रिमोट एरिया में, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एक्सपेंसिव, और कंपनीज के लिए वायबल भी नहीं रहता है। तो अभी हमारे दो बड़े टेलीकोज ने एलोन मस्क की जो स्टारलिंक है उसके साथ एक टाई अप किया है, और अब इससे ऐसा होगा कि इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सीमलेस कनेक्टिविटी आएगी, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ पर भी कनेक्टिविटी आएगी। तो कोऑपिटिशन जो है उसका मतलब ये है कि पहले लेट्स से आप जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, आप उनको इंट्रूडर, राइवल, ये सारी चीज़ें कहते थे। लेकिन अब ऐसा समय आया है कि आप अपने राइवल्स या फिर अपनी फील्ड के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ कोऑप करते हैं, यानी कि कंपटीशन नहीं,
कोऑपरेशन, सिनर्जी क्रिएट करते हैं, हाथ मिलाते हैं और मिलकर चीज़ें आगे बढ़ती है। और क्योंकि आज के समय में जो डिजिटल डिवाइड है उसको कोई एक कंपनी सॉल्व नहीं कर सकती, कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, बेस्ट ऑफ बोथ आएगा। एक के पास सैटेलाइट है तो एक के पास दूसरी चीज़ें हैं, तो ये जब मिलकर काम करेंगे तो इस कोलैबोरेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे हर जगह पर, एग्रीकल्चर, स्कूल, हेल्थ केयर, बिजनेस, डिजिटल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ 24/7 इंटरनेट आएगा तो हर एक क्षेत्र में इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। कंज्यूमर को कनेक्टिविटी का फ़ायदा मिलेगा तो सरकार को कॉरपोरेट इनकम टैक्स और जीएसटी का फ़ायदा मिलेगा, राइट। और दूसरे डेवलपिंग देशों के लिए भी हम एक रोल मॉडल के तौर पर उभर पाएंगे कि देखिए कंपटीशन से अच्छा है कोऑपरेशन व्हेन इट कम्स टू connectivity. Moving on to the last topic of the day, it's a very important topic जो मैंने आपको बताया था ना, critically analyze the impact of AI driven learning on cognitive development and its implications for future generations. ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है। अब लोगों की जो कैपेसिटी है डेटा चलो वीडियो को ही, इसी वीडियो की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑफिसर बनना है, लेकिन फॉरगेट अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कंपेयर टू वॉचिंग ए वीडियो। एक वीडियो जो है 30-35 मिनट का, वो भी देख नहीं पाते। तो इसमें क्या कंटेंट क्रिएटर का प्रॉब्लम है? बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बैठकर सोचेंगे ना दोस्तों, देन यू विल रियलाइज के प्रॉब्लम जो है वो ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर, आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम डिफेंडिंग समथिंग, आई कम टू दैट एज वेल। पहले मैं ये एक बात ख़त्म कर लूँ कि 30-35 मिनट का या फिर 1 घंटे का जो वीडियो है वो लोग देख नहीं पाते हैं। 5-10 मिनट हुए नहीं तो कुछ और देखने लगे। ये सिचुएशन हो गई है। जो पहले के लोगों को आप देखिएगा, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर, या फिर जो मेरे फादर के फादर की उम्र के जो लोग हैं, वो कहीं पर बस स्टैंड पर अकेले बैठे हैं तो विदाउट वॉचिंग एनीथिंग, विदाउट एनी स्क्रीन ऑन देयर हैंड, वो ऐसा ही बैठे रहेंगे, राइट। वो ऐसे ही अकेले बैठे, कोई नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करनी तो भी बैठे रहेंगे। हम 1 मिनट नहीं बैठ पाते। अब आप सोचेंगे कि इसका आखिर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि द थिंग इज़, जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ में स्टक होते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल स्क्रीन को देखते रहते, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते, देखते रहते हैं, तो हमारी जो एक थिंकिंग की एबिलिटी है ना, वो डिप्लीट होने लगती है। जो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, किसी भी एक टॉपिक पर आपको अगर सोचना है तो उसके लिए कैसे सोचे ये भी पता होना चाहिए ना। अब अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन आ गई है कि किसी चीज़ को गहराई से कैसे सोचे, ये स्किल भी धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है। और एआई की वजह से बहुत सारे फायदे हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। एआई हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड लर्निंग, नॉलेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। बहुत सारी चीज़ें, पहले देखिए आज ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को समझना ईजी हो चुका है, लेकिन एआई के आने से और आजकल जो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, कितनी सारी चीज़ें, हर कोई कंटेंट क्रिएटर है। तो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये चीज़ जब आपने प्रोटेक्ट नहीं की तो इट विल डिस्ट्रॉय यू। रियली आई एम टेलिंग यू। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एक स्किल है, फोकस करने की स्किल, वो चली जाएगी, वो डिमिनिश होती जाएगी। और ये ऐसा ही हुआ है, एजुकेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होने लगा है। फ्रेगमेंटेड लर्निंग की वजह से जो प्रिसीजन है, मास्टरी, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। और किसी भी चीज़ का क्विक आंसर, इससे डीपर कॉग्निटिव एफर्ट जो लगाने पड़ते हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं ना, अब वो प्रयास करने का धैर्य भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। कोई भी चीज़ चाहिए तो वॉइस रिकॉग्निशन या फिर वॉइस से की जाती है, लेकिन जो नोट्स बनानी है या फिर जो चीज़ें आप लिखते हैं ना, फिजिकली लिखते हैं, जैसे आई एम राइटिंग हियर, हाय, हाउ आर यू, ये जो मैंने लिखा, ये जो लिखा है, ये जब हम पेन और पेपर लेकर लिखते हैं, अभी तो ये लेक्चर है तो इसमें मुझे ऐसे ही लिखना पड़ता है, लेकिन
आई गिव यू वन थिंग कि अगर मुझे कोई चीज़ें सोचनी हैं, क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जांपल जब व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट कि करंट अफेयर्स की कोई सीरीज़ अगर मैं स्टार्ट करूं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूंगा, तो मैंने क्या किया, मैं एक पेन और पेपर लेकर बैठा, मेरे पास एक डायरी रहती है हमारी हमेशा मेरे पास, तो ये डायरी और पेन लेकर फिर मैंने चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया। जब मैं लिखता गया तो क्या हुआ, मेरे पास पॉइंट्स कलेक्ट होते गए। सो दिस इज हाउ यू थिंक, दिस इज हाउ यू गो डीपर। फिर कई बार ऐसा हुआ कि कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा ही बैठा था और आइडियाज आ रहे थे। तो ऐसे क्रिएटिविटी काम करती है, ऐसे आप खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों डाउन है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डू दैट आर नॉट ओके। ये आप खुद जब करने बैठेंगे ना, अकेले बैठकर करेंगे, अकेले यानी कि मोबाइल फ़ोन नहीं है और बैठेंगे, तो इट विल हेल्प यू। अगर आप एआई को पूछेंगे तो वो आपको सजेशन देगा, लेकिन दैट विल नॉट हेल्प, ऊपर ऊपर से ये सारी चीज़ें होगी। तो इट्स लाइक एक लमार्क थे, राइट, लामार्क उनका नाम था। अब अगेन आई एम नॉट गोइंग टू द थियरी ऑफ लामार्क, लेकिन AI's influence mimics Lamarckian evolution in intellectual context। लामार्क ने बेसिकली ये कहा था कि अगर हम कोई ट्रेड्स एक्वायर करते हैं तो फिर हमारे जो बच्चे होंगे तो उनके अंदर वो चीज़ जो है वो प्री इंस्टॉल आएगी, ऐसा एक उनका कहना था। अब वो सही है गलत है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक चीज़ है कि जिस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं तो धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन्स जो हैं उनकी ये जो स्किल्स हैं, इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। स्किल्स लाइक डीप रीडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड हैंड राइटिंग फेडिंग फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ को बैलेंस करे। जहाँ पर एआई काम कर सकता है वो कीजिए, लेकिन सारी चीज़ें एआई पर थोप देंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, ये खुद आप सोचिएगा। बहुत सारे स्कूल्स में ये कहा जाता है कि अब हमारे जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो तो आईपैड और स्मार्टफोन में होमवर्क करते हैं। डू यू थिंक दैट इज़ कि बच्चों को टेक्नोलॉजी जो है वो हम सिखा रहे हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो आईफोन या फिर जो भी स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड का हो या फिर एप्पल का हो, इट डजेंट मैटर, आईपैड या फिर जो भी पैड्स हैं ऐसे टैबलेट्स, राइट, या फिर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें यूज़र फ्रेंडली हैं। ये बनाई ही इसलिए हैं ताकि कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी इसको ऑपरेट कर सके। ओके, तो अगर मैं अच्छी तरीके से स्मार्टफोन यूज़ कर सकता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ए वेरी वेरी टेक सेवी पर्सन। टेक सेवी जो है वो बंदा है जिसने इस फोन को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें काम किया है, दैट इज़ ए टेक सेवी पर्सन। आप यूज़ करके कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही टेक सेवी हूं, तो ऐसा नहीं है। तो ये भ्रम जो है वो निकाल देना है। लेकिन आजकल मार्केटिंग के नाम पर, और पेरेंट्स को भी उतना पता नहीं है तो बताया जाता है, चिपकाया जाता है ये एक फंडा कि देखिए हमारे बच्चे तो स्मार्टफोन से होमवर्क करते हैं। आज के ज़माने और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं है, आपने स्क्रीनों का एडिक्शन डाल दिया उनमें, सो दिस आर द थिंग्स। इस पर और गहराई से डिस्कशन, बट एनीवेज ये सारी चीज़ें एजुकेशन के सेक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट। लेकिन पर्सनली आज की जो डिस्कशन है उससे आपको क्या लगता है, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रही है ये सारी चीज़ों की? जो भी आपको अगर लिख सकते हैं, डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई वाज आल्सो वंडरिंग टू आस्क यू दिस थिंग कि ये जो हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो उसमें से वो जो वाव मोमेंट कौन सा था आज का? कौन सी ऐसी कोई एक चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये ज़रूर लिखिएगा आप। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आज की डिस्कशन में वो कौन सी ऐसी चीज़ थी या फिर चीज़ें थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये हम हर रोज़ करेंगे, ठीक है, आपसे कि जो भी डिस्कशन है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे या फिर वाव मोमेंट जो है आपका, तो वो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड ऑफ कोर्स जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे राइट लास्ट टाइम, आई वुड लाइक टू रिमाइंड अगेन ऑल ऑफ यू कि ये 3 चीज़ें जो है वो करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।